हेलो दोस्तों, वेलकम। इस वीडियो में हम क्लास 9th विज्ञान के तीसरे अध्याय यानी परमाणु एवं अणु इसके एमसीक्यूज करेंगे। तो अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है उसमें एमसीक्यूज काफ़ी मात्रा में पूछे जा रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। और अन्य चैप्टर्स के एमसीक्यूज के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में प्लेलिस्ट चेक करें। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन है, सोडियम का प्रतीक है। देखो, सोडियम का क्या सिंबल होता है। तो आई होप अगर आपने थोड़ा सा भी ठीक ठाक से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि सोडियम Na होता है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सल्फर का अणु होता है। देखो, सल्फर का जो परमाणु होता है वो तो S होता है, लेकिन जो इसका अणु होता है वो S8 होता है। इसका ध्यान रखना, ठीक है। एक और चीज़ है फॉस्फोरस। इसका जब अणु बनता है तो वो P4 बनता है। जैसे ऑक्सीजन जो परमाणु होता है उसका अगर हम अणु बनाएं तो वो O2 बनेगा। नाइट्रोजन का N2 बनता है, हाइड्रोजन का H2 बनता है, ठीक है। लेकिन सल्फर का S8 बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है। देखो, सोडियम सिंबल Na होता है, ऑक्साइड O होता है। और जो सोडियम है उसका चार्ज 1 होता है, यानी वैलेंसी उसकी 1 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। इसका हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमें मिलता है Na2O। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा 360 ग्राम जल को सही रूप से प्रदर्शित करता है। देखो, जल यानी H2O। अब हमें इसे बताना है कि मोल कितने इसमें होते हैं और अणुओं की संख्या कितनी होती है, ये हमें बताना है। देखो, मोलों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है, जो पूरे जल का द्रव्यमान है आप इसे लो, और नीचे जो इसका जो मोलर मास होता है उसे हम लेंगे, ठीक है। जो इसका आणविक द्रव्यमान होता है, किसका, जल की बात हम कर रहे हैं, यानी आप समझ जाओगे अभी। देखो, टोटल जल है 360 ग्राम, और जो जल का मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है, यानी मोलर मास हम जिसे कहते हैं, ये है जल H2O। देखो, H होता है 1 और O होता है 16। तो H2O है यानी 1 × 2 + 16, तो ये तो हो गया 18। तो इसमें 18 का हम डिवाइड करेंगे और ये आ जाएगा 20 तो यानी 20 मोल्स हो गए। सिंपल है, आप समझ गए होंगे ये। अब यानी हमारा ये तो करेक्ट है, ये तो मोल आ गए हैं। अब एक बात ध्यान रखना, एक मोल बराबर होता है 6.022 × 10⁻23। ये ध्यान रखना, एक मोल इस संख्या के बराबर होता है, ये बात भूलना मत आप, ठीक है। तो यहाँ पे तो 20 मोल हैं, तो 20 मोल का मतलब है इसमें 20 का गुणा हो जाएगा, 6.022 × 20, और ये 10⁻23 यहाँ पे आ गया। तो ये जो है 20 का गुणा हम करेंगे इसमें, तो ये आ जाएगा 120.44 × 10⁻23, और ये आ जाएगा 1.2044 × 10⁻25। तो इसका ये फोर्थ करेक्ट, यानी सेकंड और फोर्थ करेक्ट है। ये ऑप्शन डी इसका सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, ऑक्सीजन के इतने अणुओं का क्या द्रव्यमान है। तो यहां पे अब आप एक बात को अच्छे से समझ लो, जब हम एक मोल की बात करते हैं तो इसका मतलब एक तो होता है ये संख्या जो मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया, 23, ये संख्या होती है। लेकिन साथ में ये बराबर होता है इसका जो मोलर मास होता है, ठीक है, यानी जो इसका आणविक द्रव्यमान होता है। तो ये सिंपली इसके मोलर मास के बराबर होगा, जिसको कि हम सिंपल भाषा में इसको अणुभार भी कहते हैं। यानी ऑक्सीजन की बात हो रही है ना, ऑक्सीजन O2 होता है, तो ये हो गया 16 × 2 यानी 32। तो जैसे ऑक्सीजन का मोलर मास 32 है, कितना, 32। तो बेसिकली ये जो है एक मोल, ये 32 ग्राम के बराबर है। अब एक मोल जो है वो 32 ग्राम के बराबर है, और इसका मतलब भी 32 ग्राम ही है। इतना अब आप समझ गए।
तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना। अब यहाँ पे हमारे पास जो है 6.022 इंटू 10⁻⁻23 ये 32 ग्राम के बराबर है। तो यहाँ पर है हमारे पास 3.011 इंटू 10⁻23 ये किसके बराबर होगा? तो क्या करेंगे, जो यहाँ पर ये संख्या है ये अपॉन में चली जाएगी, यहाँ पे नीचे भाग में आ जाएगी, है ना। 6.022 इंटू 10⁻23 और ये संख्या ऊपर आ जाएगी 3.011 इंटू 10⁻23। अब ये कट गया, ये 2 बार कटा और ये 16 ग्राम आ गया। ठीक है, आपको बात समझ आई? देखो मैं सिंपल आपको बताता हूँ, सिंपल। ये आप जानते हैं कि 6.022 इंटू 10⁻23 इसका मतलब है 1 मोल। ये तो आप जानते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो चीज़ है बिल्कुल इसकी आधी है, यानी 3.011 इंटू 10⁻23 बिल्कुल इसका आधा है, यानी ये हो जाएगा आधा मोल। इतना तो ठीक है ना। अब 1 मोल बराबर होता है इसके अणुभार मोलर मास के, जो कि 32 है ऑक्सीजन का, 32 ग्राम। तो आधा मोल किसके बराबर होगा? इसका आधा कर दो, यानी 16 ग्राम के। ठीक है, अब आपको समझ आ गया? तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, एक परमाणु के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला है परमाणु स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं। देखो ये कथन जो है पूरी तरह से सत्य नहीं है, इसका ऑप्शन ए ही करेक्ट है। अब आप कहोगे कि सर ऐसा तो है नहीं, अगर हम हाइड्रोजन परमाणु की बात करें ये तो स्वतंत्र नहीं रह सकता है। देखो तो यहाँ पर ऑप्शन इस तरह से होना चाहिए था कि परमाणु आमतौर पर स्वतंत्र अस्तित्व में नहीं रह पाते हैं, या ठीक है ना, यानी ज़्यादातर, कुछ परमाणु। अब अगर मैं बात करूं हीलियम की, तो ये तो अपना स्वतंत्र रहता है। इसी तरह से नियोन, आर्गन, ये तो अपना स्वतंत्र रहते हैं, अकेले रहते हैं, खुश रहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको किसी और के साथ रिएक्ट नहीं करना है अणु बनाने के लिए, तो ये स्वतंत्र अवस्था में रह जाते हैं। इनको अक्रिय गैसें कहते हैं। और भी इसमें क्रिप्टन है, जेनॉन है, रेडॉन है, ये सभी जो है ये स्वतंत्र अवस्था में रह पाती हैं। ठीक है ना, तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। बाकी सब सही, बाकी जो है वो परमाणु के लिए सत्य कथन है बाकी सारे। ओके, तो आप इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किस यौगिक में आयन नहीं है? यानी कौन सा इनमें से आयन से नहीं बना है, या हम ये कह सकते हैं कि कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है। तो अब जो अगर मैं बात करूं एक ही, इसमें आयन है, कौन कौन से आयन है चलो मैं ये भी बता देता हूं। एक आयन है CH3COO माइनस और दूसरा है Na+। अगर मैं इसकी बात करूं, इसमें तो बहुत आसानी से आप भी समझ गए होंगे कि ये दोनों इसमें आयन है। और अगर मैं इसकी बात करूं तो एक इसमें अमोनियम है आयन और एक है नाइट्रेट। लेकिन अगर मैं बात करूं इसकी H2O, ये जो है इसमें आयन नहीं है। ठीक है, ये एक जो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं H2O, ये आयनिक कंपाउंड नहीं है, आयनिक यौगिक नहीं है। ठीक है ना, ये आयनों से मिलकर नहीं बना है। तो इसमें जो बॉन्ड होते हैं वो इस तरह के बॉन्ड होते हैं। ओके, तो इसको हम संयोजक बॉन्ड इस तरह से कहते हैं। तो ये जो है इसका ऑप्शन सी करेक्ट है, ये आयन से मिलकर नहीं बना है, बाकी आयन से मिलकर बने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 12 ग्राम द्रव्यमान वाले मैग्नीशियम रिबन में मैग्नीशियम के मोलों की संख्या परिकलित कीजिए। और मोलर द्रव्यमान जो दिया है वो 24 दिया है, 24 ग्राम। तो जो मैग्नीशियम होता है ये Mg की ही फॉर्म में होता है। ठीक है ना, यानी Mg2 नहीं हो जाता है। इसी वजह से जो इसका मोलर परमाणु द्रव्यमान है वो 24 है। बेसिकली हम इसको आणविक नहीं बना सकते, क्योंकि ये 2 वगैरह लगा के अणु नहीं बन जाता, ये ऐसे ही रहता है। ठीक है ना, कहने का मतलब ये है कि ये तो हो गया है बड़ा M, और जो द्रव्यमान दिया है छोटा m जिसकी हम बात करते हैं वो ये है। तो मैंने क्या बताया था, मोलों की संख्या क्या होती है, जो द्रव्यमान दिया होता है अपॉन मोलर द्रव्यमान। तो ये तो है 12 ग्राम और ये है 24 ग्राम।
तो डिवाइड करेंगे तो 0.5 आ जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किसका भार सबसे अधिक होगा। देखो अच्छा क्वेश्चन है। तो भार कैसे निकालेंगे? आपको मैंने अभी फॉर्मूला बताया था कि जो मोलों की संख्या होती है ये होता है जो भार दिया होता है बटे उसका मोलर द्रव्यमान। अब अगर हम भार निकालना चाहें तो क्या करना पड़ेगा? मोलों की संख्या में मोलर द्रव्यमान का गुणा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि इनका भार निकालने के लिए मोलों की संख्या जो कि 0.2 है, इसमें इसके मोलर द्रव्यमान का गुणा करना पड़ेगा। मोलर द्रव्यमान कितना है निकालते हैं। तो ये है 12 × 6, क्योंकि नॉट 6, 12 × 12, क्योंकि कार्बन का होता है 12 और 12 ही इसमें है। फिर 22 × 1, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 होता है, और 11 ऑक्सीजन का होता है 16। तो ये हो जाएगा 144 + 22 + 176। तो ये आ चुका है 4 और 2 6, 6 12 का 2 हासिल 1, 7 और 1 8, 2 10, 4 14 का 4 हासिल 1, 1 1 2 1 3, 342। अच्छा, तो ये है 342। अब गुणा करेंगे तो ये आएगा 34 दूने 68.4। तो इतना ग्राम इसका भार आ चुका है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मोल। तो मोलों की संख्या n, ध्यान रखो ये फॉर्मूला मैं यूज़ कर रहा हूँ। कार्बन डाइऑक्साइड की जहाँ तक बात है तो ये देखो, ये निकालते हैं। कार्बन होता है 12 और ऑक्सीजन होता है 16। 2 ऑक्सीजन है इसलिए 2 का इसमें गुणा किया है। 16 दूने 32 और ये 44 आ गया है। तो n जो इसमें है वो तो 2 है और ये 44 है, तो ये 88 ग्राम हो चुका है। कैल्शियम कार्बोनेट के 2 मोल। तो कैल्शियम कार्बोनेट भी निकालते हैं। देखो कैल्शियम होता है 40, 12, 16 × 48। तो ये हो गया 16 × 48, 49, 50, 60, 100, यानी मोलों की संख्या 2 है और ये 100 है। तो टोटल ये हो गया 200 ग्राम। और इसमें 10 मोल हैं और H2O होता है 18, क्योंकि 2 × हाइड्रोजन 1 और 16, तो ये 18 हो जाएगा, यानी 180 ग्राम। तो सबसे ज़्यादा है ये ऑप्शन सी करेक्ट है। ठीक है ना, ये सबसे अधिक है। आपको समझ आ गया कि कैसे भार निकालते हैं। मोलों की संख्या का गुणा करो जो उसका मोलर द्रव्यमान है, तो कुल भार आ जाएगा उसका। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 है, नाइट्रोजन गैस का रासायनिक प्रतीक है। पहला वाला निकिल है, ये तो नहीं है, ये इसका करेक्ट आंसर है। ये नहीं है, और जो ये है ये भी नहीं है, लेकिन ये है नाइट्रोजन का अणु। ठीक है, सॉरी, परमाणु। ये परमाणु है और ये नाइट्रोजन का अणु है। और जो गैस होती है ये अणुओं की फॉर्म में होती है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 12 है, सोडियम सल्फाइड है। तो देखो सोडियम होता है Na और सल्फाइड होता है S, ये याद रखना, सल्फाइड S होता है। तो इसका एक है और इसका जो सल्फर है इसकी वैलेंसी 2 होती है। तो और यह अगर आप चार्ज कहें कुछ भी कहें ये 2 होता है। क्रॉस मल्टी अगर आप सिंबल लगाएं तो ये +1 और ये -2 होते हैं। ठीक है, अगर आप साइन लगाएं साथ में तो ये Na2S हो जाएगा और इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। तो ध्यान रखें सल्फाइड ये है। अगर मैं बात करूं सल्फेट की तो सल्फेट SO4 होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है, 2 कि अगर सल्फाइड लिखा है, आइड लास्ट में है, इस तरह से है, तो S होता है। इसका ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होगी। तो किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होगी? देखो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। आप ये तो जानते हैं कि जो 1 मोल है इसका मतलब ही होता है 0.622 × 10⁻23। तो जब भी मैं बात करूंगा 1 मोल अणुओं की,
उसका मतलब इतने अणु हो जाएगा। जब मैं बात करूँगा 1 मोल परमाणुओं की तो इतने परमाणु हो जाएंगे। तो बेसिकली 1 मोल की मतलब ये संख्या है। अगर हमें मोलों की संख्या प्राप्त हो गई तो हम आराम से बता सकते हैं कि किसमें कितने हैं, किसमें ज़्यादा होंगे। ठीक है ना। तो ये नंबर फिलहाल हम यहाँ पे साइड में लिख देंगे। ओके, अब यहाँ पर हम मोलों की संख्या ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं इससे। इसमें कितने मोल हैं, तो मोल के लिए मैंने बताया था कि उसका भार होना चाहिए हमें पता, और मोलर द्रव्यमान से भाग दे देंगे। अब ये तो 18 ग्राम है, और मोलर द्रव्यमान क्या होता है, H2O। देखो H होता है, ध्यान से देखो H2O का H1 होता है, इसमें 2 का गुणा किया और साथ में ऑक्सीजन 16 होता है, तो ये 16 दो और 2 18। तो बेसिकली ये 1 मोल आ चुका है। लेकिन ध्यान रखना 1 मोल अणु आया है, ये अणु पूरा H2O। तो अगर मैं परमाणु की बात करूंगा तो 1 मोल तो ये अणु है। तो एक एक अणु में कितने परमाणु हैं दिख रहा है ना, इसमें 3 परमाणु हैं, 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का। तो यानी एक अणु में 3 परमाणु हो गए हैं। तो यहां पर सीधे 3 मोल हो जाएंगे। यहां पे 3 मोल परमाणु, आप समझ गए। अब इसकी बात करते हैं बी वाले ऑप्शन की। तो यहां पे कितने मोल हैं अगेन। अब यहां पर भार तो 18 ग्राम है, लेकिन O2 का मतलब है 16 दूने 32, तो इतने मोल। तो अब इसको 32 से हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 9/16। 9/16 का मतलब 0.162580। 16 छक्के 96, 16 दूनी 32, 16 ये आ गया है इतना मोल। तो बेसिकली एक काम करते हैं, इनको हटा देते हैं यहाँ से, और इतने मोल। और ये अणु है, लेकिन आपको दिख रहा है ऑक्सीजन में O2 है, यानी एक ऑक्सीजन के अणु में 2 परमाणु हैं, तो इसमें 2 का गुणा कर देंगे तो ये आ जाएगा 112, 1.12 मोल परमाणु है इसमें। ठीक है। अब तीसरे की बात करते हैं। इसमें मोलों की संख्या है 18/CO2 क्या होता है, C होता है अपना 12, और ये 2 गुणा 16, 16 दूनी 32 और 12 44, ये 44 है। अब ये भाग देगा यहाँ पे 18/44 होता है कितना, ये हो गया 9/22 बराबर 0.88। इसको इतना ही रख देते हैं फिलहाल। ठीक है, मोल। अब ये देखो CO2 में 3 परमाणु है, एक अणु में 3 परमाणु है, दिख रहे हैं ना। तो इसमें हम गुणा कर देंगे 3 का, तो यानी 0.4 इंटू 3, 1.2 मोल परमाणु। ठीक है। अब लास्ट में बात करते हैं CH4 की। इसमें कितने मोलों की संख्या है, कितने मोल अणु है इसमें। तो फिर CH4 का मतलब क्या है, C है अपना 12 और H है 1, तो ये 16 हो गया। यानी ये है 1 पॉइंट, फिर 2 जीरो आएगा 1, फिर 4 जीरो आएगा 2, 5, इतने मोल। अब ये इतने मोल अणु है, और आप देख सकते हैं 5 परमाणु है एक मोल में, तो यानी इसमें 5 की गुणा होगी तो ये आ जाएगा 5.625 मोल परमाणु। और आराम से आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा है, इसके सबसे ज़्यादा मोल हैं परमाणुओं के। तो यानी हमारा ये ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके। क्वेश्चन नंबर 14 है। तो यहाँ पर हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, और इसमें द्रव्यमान के संदर्भ में तत्वों का क्या अनुपात है। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो कैल्शियम की बात करते हैं यहाँ पे, फिर ऑक्सीजन है और फिर हाइड्रोजन है। कैल्शियम यहाँ पर 1 है, और वो उसका द्रव्यमान होता है 40 परमाणु, जो उसका जिसे हम कहते हैं परमाणु भार कहते हैं। ठीक है ना, या आप परमाणु द्रव्यमान कह सकते हैं। ये 40 होता है। ऑक्सीजन का होता है 16, लेकिन यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है तो 16 दूनी हो जाएगा 32। हाइड्रोजन का 1 होता है, लेकिन यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है तो ये हो जाएगा 2। अब ये तीनों 2 से कटेंगे तो ये हो जाएगा 20, 16, 1, और ऑप्शन इसका डी करेक्ट है।
ठीक है, सिंपल है, आपको समझ आ गया ना? ओके। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम होगी? अब देखो, इसमें अणुओं की संख्या बतानी है, परमाणु की नहीं। तो जैसे पिछले क्वेश्चन में एक क्वेश्चन इस तरह से पीछे आया था जिसमें हमें परमाणु निकालने पड़े, तो इसमें ऐसी आवश्यकता है नहीं। किसमें अधिकतम है, सीधे पहले मोल निकाल दो, वही हमारा आंसर आराम से निकल जाएगा। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, आपको पता है, m अपॉन बड़ा M। 1/, जो CO2 होता है ये 44 होता है, ठीक है ना? क्योंकि C होता है 12, O होता है 16, N होता है 14, H होता है 1, ठीक है ना? अब यहाँ से इस तरह से देख लो। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये है 1/14 दूने 28। इसकी बात करूँ तो ये है 1/2 एकम 2। और इसकी बात करूँ तो ये है 1/CH4 होता है 16। तो हमारे पास एक 1/44 है, 1/28 है, 1/2 है, 1/16। कौन सबसे ज़्यादा है? तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये सबसे अधिक है, क्योंकि इसका हर सबसे छोटा है। तो जिसका हर यानी डिनोमिनेटर सबसे छोटा होगा वो एक्चुअल में सबसे बड़ा होता है। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर? ऑक्सीजन के एक परमाणु का द्रव्यमान होता है, देखो परमाणु की बात की है यहाँ पे, इसका ध्यान रखना। तो जब हम 1 मोल परमाणु की बात करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे 1 मोल परमाणु का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मोल, सॉरी नॉट मोल, इतने परमाणु हो जाएंगे। और इसमें परमाणु भार आएगा, परमाणु द्रव्यमान आएगा, आणविक द्रव्यमान नहीं आएगा, ठीक है ना? तो जो मोलर परमाणु द्रव्यमान होता है वो आएगा, जो कि 16 होता है। ध्यान रखना, एक है O, जो परमाणु है ऑक्सीजन का ये O होता है, और जो अणु है ये O2 होता है। परमाणु होता है 16, तो इसका मोलर परमाणु द्रव्यमान होगा 16 ग्राम। O2 की जहाँ तक बात करें, यानी ये अणु है और ये परमाणु है। तो जब अणु की बात करेंगे तो वो O2 यानी वो 32 ग्राम हो जाएगा मोलर द्रव्यमान उसका, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे परमाणु की बात की तो ये 16 लेंगे हम। तो यानी एक परमाणु का जो द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा? तो ये नीचे आ जाएगा। तो ऑप्शन इनमें से कौन सा ए करेक्ट है? इसका ये सही है, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक बीकर में इतने ग्राम सुक्रोज को 18 ग्राम जल में विलय किया जाता है। विलयन में उपस्थित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या है। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास हमने दोनों के ऑक्सीजन परमाणु ज्ञात करने, तो बड़ा आसान है। पहली बात तो सुक्रोज की करते हैं, ठीक है। सुक्रोज जो होता है ये होता है C12H22O11, ठीक है। और ये है कितना? ये है 3.42 ग्राम। तो इसके मोलों की संख्या क्या हो जाएगी? तो मोलों की संख्या हो जाएगी यहाँ पर N बराबर, जो भार क्वेश्चन में दिया है वो, बटे इसका मोलर द्रव्यमान। तो सुक्रोज का होता है 342 ग्राम। अब आप पूछोगे कैसे? तो इसका आराम से निकाल दो अपना आप रफ में। तो ये हो जाएगा 12 × 12। एक्चुअली पिछले एक क्वेश्चन में हमने किया था ये, इसलिए। और आप इसको सॉल्व करोगे 342 से आएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 0.01, इतने मोल हो गए, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये जो सुक्रोज है उसके अणु है ये, इतने मोल, ठीक है। लेकिन बात यहाँ पर केवल और केवल ऑक्सीजन की है। तो ऑक्सीजन की कितने मोल हो गए? तो यहाँ पे 0.01 गुणा 11, क्योंकि ये केवल ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या हमें ज्ञात करनी है, तो इसलिए इतने मोल हो गए हैं। या आप एक काम कर सकते हो, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है, इतना तो आपको पता चल चुका है कि इतने मोल सुक्रोज के इसमें है। अब 1 मोल का बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। अगर मैं बात करूँ सुक्रोज की, तो उसमें तो अणुओं की ही हम बात करेंगे, ठीक है ना। इतने अणु 1 मोल में है, बट हमारे पास मोल कितने हैं? 0.01। तो ये हो जाएगा
6.022 इंटू 10⁻23 और इसमें 0.01 का गुणा कर देंगे तो 0.01 का गुणा करने से ये 2 कम हो जाएगा। 6.022 इंटू 10⁻21 इतने, अभी भी ध्यान रखना इतने अणु हैं। बहुत आसानी से अभी तक हमने सिंपल किया है, मोलों की संख्या ज्ञात कर दी। अब हम जानते हैं कि एक मोल में इतने अणु होते हैं, तो जो हमने ज्ञात की संख्या उसमें इतने अणु हो गए, ठीक है। लेकिन इतने अणु हैं, तो अगर हम केवल और केवल ऑक्सीजन की बात करेंगे तो क्या होगा, तो 11 गुणा 6.022 इंटू 10⁻21 परमाणु, तो ये हो जाएगा 66। एक मिनट है, ये हो जाएगा 11 दूनी 22 का, तो हासिल दो 11 दूनी 22 तो 24 और 11 छके 66, ये आ गया गुणा 10⁻21 परमाणु। ये ध्यान रखना, ये केवल सुक्रोज में निकले हैं, अभी तो हम जल में निकालेंगे। तो जल जो है वो H2O होता है, 18 ग्राम H2O। तो पहले तो मोलों की संख्या ज्ञात करो, तो ये हो जाएगा 18/H2O जो होता है ये भी 18 ही होता है, ठीक है। पीछे हमने निकाला था एक क्वेश्चन में, यानी ये 1 मोल है। 1 मोल का मतलब क्या है, 6.022 इंटू 10⁻23। अब यहाँ पर देखो ऑक्सीजन भी तो एक ही है ना, यानी 1 मोल में केवल एक एक अणु में केवल 1 ऑक्सीजन है, तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एक ही है। इसमें 1 का गुणा करोगे तो भी तो वही आएगा। तो बेसिकली हमने अब इन दोनों को प्लस करना है, यानी एक तो हमारे पास है 66.242 इंटू 10⁻21 और दूसरा है 6.022 इंटू 10⁻23। अब कैसे प्लस करें, तो ये चीज़ हमेशा बराबर होनी चाहिए जब प्लस करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 0.66242 इंटू 10⁻23 6.022 इंटू 10⁻23। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो 10 की घात 23 है उसको बाहर कॉमन लेके इन दोनों को प्लस कर दो, तो क्या होगा, ये हो जाएगा, एक मिनट है इसको प्लस करते हैं, 6.022 और दूसरा है 0.66242, तो ये हो जाएगा 2448.6, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 6.684 इंटू 10⁻23, ये है। तो ये ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। परफेक्ट, वेल यस, मैं समझता हूँ काफ़ी लंबा सॉल्यूशन था, लेकिन आप इसको देखो सिंपल तरीके से इसको किया गया है। पहले सुक्रोज में कितने ऑक्सीजन के परमाणु थे वो हमने ज्ञात किए, और इसके बाद जल में कितने ऑक्सीजन के परमाणु हैं हमने वो ज्ञात किए। क्वेश्चन नंबर 18 है, भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है जब, तो इसमें ऑप्शन इसका सी करेक्ट है, यानी जब हम किसी को ऊर्जा देते हैं या ऊर्जा उससे लेते हैं तो उसकी जो भौतिक अवस्था है उसमें हम परिवर्तन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, नाइट्राइट आयन है, तो देखो इसमें जो है इसको तो फिलहाल कुछ ऐसा हम कहते नहीं हैं, ये 3 बड़े पॉपुलर हैं। मैं एक एक करके तीनों को आपको नाम बता रहा हूँ और बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर मैं बात करूं डी की, इसको इसका नाम है नाइट्राइड, नाइट्राइड, ठीक है ना। तो इसमें ड लास्ट में आता है, नाइट्राइड। जो दूसरा है इसको इसको बोलते हैं, सी वाले को बोलते हैं नाइट्रेट, और जो बी है ये नाइट्राइट है, और ये हमारा आंसर है नाइट्राइट। तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। तो ध्यान रखना इसमें ट है और इसमें ड है, नाइट्राइट नाइट्राइड, अंतर ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही रासायनिक सूत्र प्रदर्शित करता है, तो ए ऑप्शन गलत है, बिकॉज कैल्शियम क्लोराइड होता है CaCl2। अच्छा, यानी ये गलत है। सेकंड बिस्मिथ फॉस्फेट, ये बिल्कुल सही है, बिस्मिथ फॉस्फेट, ओके। और तीसरा जो है ये सोडियम सल्फेट है, ये भी गलत है, सोडियम सल्फेट होता है Na2SO4।
और चौथा भी गलत है, सोडियम सल्फाइड होता है Na2S। तो ये है सही और बेसिकली इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। आई होप आपको ये यूज़फुल लगा होगा और आई एम श्योर आपके आने वाले एग्ज़ाम में ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्प करेगा, आपकी एग्ज़ाम की तैयारी में आपकी मदद करेगा। और इस वीडियो से आप ये पता कर सकते हैं, और आई होप अभी तक आपको पता चल चुका होगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है इस चैप्टर को लेके। तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ में ज़रूर शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।